Hello friends, welcome to my YouTube चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और आज हम लोग यहाँ पे टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन करने को स्टार्ट है। तो आज मैंने 1 2 3 4 ऑर्डर में ही चलूँगा क्योंकि वो बेटर रहेगा आज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में करते चले जाएंगे इसको, ठीक है। क्योंकि फिर आगे पीछे आपको करना होता है तो हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम आए, तो उससे बेटर है कि हम लोग उसको 1 2 3 4 करके कर लेंगे साथियों। तो स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। माई ब्रदर हैज़ शॉप इन मुंबई, ठीक। तो कोई रूल तो नहीं होता है लेकिन जनरली ऐसा कहा जाता है, ठीक। माई ब्रदर हैज़ शॉप इन मुंबई, ठीक है। तो इसमें कोई, जैसा मैंने बता दिया, कोई नियम तो नहीं है, लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि काउंटेबल नाउन, ठीक। क्या कहा जाता है? काउंटेबल नाउन। अब मैं शॉर्टकट में बताऊं क्योंकि ये लॉन्ग कट का क्लास नहीं है, ये टेस्ट का डिसीजन है। तो काउंटेबल नाउन का मतलब होता है वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक। या मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ शॉर्टकट, तो ये होता है कि जिसमें भी एस लग सकता है, यानी जिस चीज़ को भी आप प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हो वो काउंटेबल है, और जिसमें एस नहीं लग सकता है वो काउंटेबल नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक। बॉय, ठीक, बॉय का बॉयज़ प्लूरल हो जाता है, गर्ल का गर्ल्स हो जाता है, ठीक। और कप का कप्स हो जाता है, और टी का टीज, कॉफ़ी का कॉफ़ीज़। ये देखिएगा, कॉफ़ी का कॉफ़ीज़, ठीक। और शुगर का शुगर्स। क्या ये सुना है? ठीक, आपने बॉयज़ सुना है, आपने गर्ल्स सुना है, आपने कप्स सुना है, ठीक। लेकिन आपने टी का टीज नहीं सुना है, आपने कॉफ़ी का कॉफ़ीज नहीं सुना है, आपने शुगर का शुगर्स नहीं सुना है। यानी इन वर्ड में एस का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब जिनमें एस नहीं लग सकता है वो अनकाउंटेबल हो गए, और जिनमें एस का प्रयोग हो सकता है, बॉयज़, गर्ल्स, कप्स, रूम्स, हाउसेस, वो काउंटेबल हो गए। मेरी परिभाषा ये है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो ये अंग्रेजी भाषा कहती है कि काउंटेबल नाउन, ठीक, अगर सिंगुलर में आ रहे हैं, काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर में आ रहे हैं तो उसके पहले इन जनरल आर्टिकल लगना चाहिए। रूल लिख लेता हूं मैं, ठीक। प्लूरल में आवश्यक नहीं है। ये हो गया साथियों रूल, ठीक है। रूल बड़ा क्लियर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक, क्या बताया मैंने, वो काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर में आएंगे। जैसे बॉय लिखा है, एस नहीं, जैसे बॉय लिखा है, गर्ल लिखा है, कप लिखा है, तो कह रहा है इसके पहले ए एन द, जो भी सूटेबल हो वो आना चाहिए, ठीक। तो इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा है माई ब्रदर, ठीक। अच्छा, आप कहेंगे ब्रदर के पहले क्यों नहीं आया? तो ब्रदर के पहले माई आ गया है, एडजेक्टिव आ गया है, ठीक। यानी या तो एडजेक्टिव आए या आर्टिकल आए, ठीक है। तो माई ब्रदर हैज़ शॉप। शॉप एक काउंटेबल नाउन है, उसके नीचे आप काउंटेबल नाउन लिख सकते हो, तो उसके पहले एक आर्टिकल लग जाना चाहिए, तो हो जाएगा माई ब्रदर हैज़ अ शॉप इन मुंबई। आगे बढ़ जाता हूँ नंबर 2 पे, ठीक है। आपको जो भी चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा एक ही बार में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक। इसलिए क्योंकि कोशिश ये है कि मैं इस डिस्कशन को सही तरीके से कराते कराते, ठीक, आपका 1 to 1.5 आवर्स में पूरा डिस्कशन 50 क्वेश्चंस का कंप्लीट कर लूँ। फिर आपको अगर इसमें कुछ समझना है तो आप उसको रिवाइंड करके चेक कर लो, मैं पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। नंबर 2, बनानाज आर मोर सॉफ्टर देन एप्पल्स, ठीक। इसमें क्या रूल लगा देखिए साथियों, और सारे रूल लिख लिख के बताता रहूँगा, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। रिवाइंड करके देखना, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फटाफट ही देखते हैं, फटाफट ही। तो सेकंड वाला हमारा ये सेंटेंस कह रहा है साथियों, बनानाज आर मोर सॉफ्टर देन एप्पल्स, ठीक। मोर सॉफ्टर देन, मोर भी आ रहा है, सॉफ्टर भी आ रहा है,
देन आ रहा है, कंपैरिजन तो हो रहा है, लेकिन भैया अगर सॉफ्टवेयर में ई आर लगता है, यानी अगर ये कंपेरेटिव डिग्री होती है तो हम लोग मोर उस वर्ड में नहीं लगा सकते, क्योंकि ये भी कंपेयर कर रहा है और सॉफ्टवेयर के लास्ट में ई आर लग रहा है, ये भी कंपेयर कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डबल कंपेरेटिव। ठीक है, ग्रामर के हिसाब से डबल कंपेरेटिव या डबल सुपरलेटिव, ठीक, डिग्री यूज नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी मोर टॉलर नहीं हो सकता है और मोस्ट टॉलेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी कंपैरेटिवली है, ये भी कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव डिग्री है और ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। जब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन रहा है तो इसमें मोर और मोस्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ग्रामर कहती है। ठीक, एक बात। और दूसरी बात ये है कि मोर तब लगेगा जब हम यहाँ पे ई आर नहीं लगा सकते, जब हम यहाँ पे ई आर नहीं लगा सकते, यानी देखिए मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट हैंडसम, क्योंकि ब्यूटीफुल के आगे ई आर और हैंडसम के आगे ई एस टी नहीं लगा है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हो जाएगा, गलती क्या हो गई, बनानाज आर सॉफ्टर, ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री है तो मोर हट जाएगा, आर सॉफ्टर देन एप्पल्स। ठीक, नंबर 3, ऑल दिस बॉयज आर फ्रॉम माई स्कूल। बहुत ही ईजी है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। ऑल दिस बॉयज, भैया क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, ऑल दिस बॉयज लिखा है ऑल, बस यही गलती आप समझे गए होंगे। ठीक, ऑल के बाद में जो भी आएगा वो, ऑल के बाद में जो भी आएगा वो प्लूरल होना चाहिए। दिस सिंगुलर होता है, बॉयज प्लूरल है, ऑल भी प्लूरल है। ये प्लूरल है तो बीच में एडजेक्टिव सिंगुलर कैसे हो गया? क्या होना चाहिए? ऑल के बाद में प्लूरल आता है, जो भी आएगा तो हो जाएगा ऑल दीज बॉयज। बॉयज प्लूरल, उसके पहले जो एडजेक्टिव आएगा वो भी प्लूरल में, उसके पहले जो डिटर्मिनर या ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव आएगा वो भी प्लूरल में। ऑल दीज, ऑल प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, नंबर, तो ये हो जाएगा ऑल दिस बॉयज के बजाय ऑल दीज बॉयज आर फ्रॉम माई स्कूल। नंबर 4 पे आते हैं, कैन आई बोलो यूअर्स पेन। ये भी आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में एक बार रूल पूरा लिख देता हूँ। कैन आई बोरो यूअर्स पेन, क्वेश्चन नंबर 4। इनको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव। देखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक, ये होते हैं कौन कौन से? माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ठीक, ये दोनों हो गए फर्स्ट पर्सन, ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन, ये तीनों हो गए थर्ड पर्सन सिंगुलर, और ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल। शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई। ठीक, इन सातों के बाद में प्लस नाउन कंपल्सरी है। ठीक है, और यहां पे आ जाते हैं हमारे इन्हीं के पॉजिटिव प्रोनाउन, जिसको मैंने नाम दिया है, बोला भी जाता है एस फॉर्म। यानी माई का क्या होता है? माइन, अवर में एस लगा के अवर्स, ठीक, योर में एस लगा के योर्स, हिज में एस लगा के हिज, अरे भैया हिज में एस नहीं लगता, हिज ही रहता है। ठीक, हर में एस लगा के हर्स, इट्स में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, और देयर में एस लगा के देयर्स। देखिए एस लगा, एस लगा, एस लगा, एस लगा, ये दोनों। इनके बाद में गलती से भी नाउन नहीं आएगा। तो अगर पॉजिटिव फॉर्म के लास्ट में एस लगा है, ठीक, तो उसके बाद में नाउन नहीं आएगा। एस नहीं लगाया तो नाउन आएगा। ठीक, इसमें दो वर्ड है हमारे, ये हिज और इट्स, ये दोनों में कॉमन है। ठीक, ये देखिए ये दोनों में कॉमन चल रहे हैं, इसलिए ये रूल इनके ऊपर लागू नहीं हो सकता। यानी हिज और इट्स के बाद में नाउन लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। ठीक, क्योंकि लगता है तो वो पॉजिटिव नाउन माना जाएगा, एडजेक्टिव माना जाएगा, और नहीं लगता है तो वो पॉजिटिव
प्रोनाउन माना जाएगा क्योंकि लिखते दोनों को सेम तरीके से है। ठीक है, ठीक है साथियों। तो ये बड़ा क्लियर है कि ये हो गया आपके, इसीलिए इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं क्योंकि इनके बाद में नाउन लगता है, और इसीलिए प्रोनाउन है क्योंकि इनके बाद में नाउन नहीं आता, ये तो नाउन की जगह पर ही आते हैं। प्रोनाउन का मतलब फॉर द नाउन। ठीक, तो ये हम लोगों ने कैच कर लिया। तो यहाँ पे लिखा है कैन आई बोरो यूअर्स पेन। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या होना चाहिए, यूअर पेन, और यूअर्स पेन अगर लिख रहा है भाईजान तो ये पेन तो नाउन है, और यूअर्स के बाद में नाउन नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ से इस एस को हमको, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ से हमको ये एस हटाकर इसको क्या बनना पड़ेगा, यूअर पेन। तो हो जाएगा आंसर कैन आई बोरो योर पेन। वैसे क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा है, एक क्वेश्चन मार्क भी लगा दीजिए क्योंकि ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, वर्ब से शुरू हो रहा है। देखिए कैन हेल्पिंग वर्ब, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, बोरो हो गया हमारा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब होगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, ये रूल हो गया, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे कोई भी वर्ब हो, वर्ब प्लस सब्जेक्ट अगर हो रहा है यानी वर्ब आ गया सब्जेक्ट पीछे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग के सेंटेंस इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 5, बहरहाल 4 का आंसर आ गया, आंसर नंबर सी, यूअर्स के बजाय योर पेन हो जाएगा। नंबर 5 पे आते हैं, माई सिस्टर एट टू मैनी मैंगोज। ठीक, आप सोच रहे होंगे कि रिडंडेंसी है, शायद टू और मैनी क्या बोलते हैं, रिडंडेंट होंगे, दोनों एक ही बात बोल रहे। नहीं, मैनी का मतलब हो गया बहुत सारे और टू का मतलब हो गया कुछ ज्यादा ही। टू मैनी हम लोग, टू मैनी, टू मच हम लोग यूज करते हैं। ठीक, कुछ ज्यादा ही। ठीक, तो टू जो है वो मैनी को और बढ़ा रहा है, मैनी मैंगोज बहुत आम खाए, टू मैनी मैंगोज कुछ ज्यादा ही आम खा गए जो नहीं खाने चाहिए थे। टू नेगेटिव सेंस में आता है, टू के नीचे माइनस लगा दीजिए। ठीक, तो ये कह रहा माई सिस्टर एट, मेरी सिस्टर ने खाए थे कुछ ज्यादा ही आम। ये करेक्ट है, यस्टरडे कल, सेंटेंस पास्ट में है तो 8 लगा है तो आंसर आ गया, आंसर नंबर 4 डी आ गया, नो एरर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं साथियों। द टेबल इज कवर्ड विद पेपर। ठीक, ये जितने वर्ड होते हैं ना कवर्ड विद, इनके साथ में विद आ जाएगा। क्यों भाई, ये मिटा देता हूं मैं, लिखता जा रहा हूं मैं फटाफट इसीलिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो भाई, आपका टाइम बहुमूल्य है। ठीक है, तो भाई जितने कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें मैं बता दूं, जो आपको देखनी हो उसको आप रिवाइंड करके देख लें। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पे कवर्ड विद पेपर, याद रखिएगा, कवर्ड के बाद में विद प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, कवर्ड विद। इसी प्रकार इसका सिनोनिम क्या है, फिल्ड विद, से भरा हुआ। ठीक, और आपका तीसरा इन्फेस्टेड विद, से भरा हुआ। ठीक, 3-4 लिखाऊंगा, बाकी मैं क्लास में बहुत सारे लिखाता रहता हूँ, कभी आपको सेशन बना के लिखवा दूंगा। ठीक, इन्फेस्टेड विद, ठीक है, इन्फेस्टेड विद, और एक और लिखा देता हूँ, रहा नहीं गया, ओवरवेल्म्ड विद प्लस ऑब्जेक्ट। भैया बार बार एग्जाम में ऐसे आता है, ओवरवेल्म्ड का मतलब आता है भावनाओं से भर उठना। ठीक, उसके बाद भी विद प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे भावनाएं आती हैं। ओवरवेल्म्ड विद हैप्पीनेस, खुशी से भर उठना, ओवरवेल्म्ड विद फियर, डर से भर उठना। ठीक, लेकिन ये चारों वर्ड कवर्ड विद, फिल्ड विद, इन्फेस्टेड विद, ओवरवेल्म्ड विद, चारों का मतलब होता है भरा हुआ, से भरा हुआ। क्या मीनिंग रहता है चारों का, मरा हुआ नहीं ज्यादा, से भरा हुआ। ठीक, चलिए, तो यहाँ लिखा है द टेबल इज कवर्ड विद पेपर, टेबल जो है वो पेपर से कवर्ड है। नंबर 7 पे आते हैं, द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे। ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया है द एग्जामिनेशन विल बिगिन सिंस मंडे। सिंस अगर आ रहा है तो उसके पहले हैज, हैव, हैड आना जरूरी होता है।
अगर आपका सिंस प्लस टाइम आ रहा है, ठीक, तो उसके पहले वर्ब क्या होगा? वर्ब का कोई ना कोई हैज़, हैव, हैड में से कोई एक आना आवश्यक है, ठीक है। हैज़, हैव, हैड एज हेल्पिंग वर्ब, एज हेल्पिंग वर्ब प्लस सिंस प्लस टाइम, ठीक। और इन जनरल आपको पता ही होगा फॉर सिंस हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तो भाई लिखा है, अगर हम लोग सिंस लगा देंगे तो विल बिगिन के बजाय, ठीक, विल हैव बीन ऐसे करके कुछ होना चाहिए था, ठीक। यानी हैव कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब के रूप में आना चाहिए था, जो नहीं आया, इसलिए पहला ऑप्शन कट गया। आप सिंस के ब्रैकेट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख सकते हैं। सिंस तभी लगेगा जब हमारे पास में हैज़, हैव, हैड हो, कोई ना कोई हैज़, हैव। अच्छा, और 2 नंबर का तो कोई सेंस नहीं है। द एग्जामिनेशन विल बिगिन ड्यूरिंग मंडे, एग्जामिनेशन मंडे के दौरान शुरू होगा। यार मंडे के दौरान नहीं, मंडे से शुरू होगा, ठीक। तीसरा कहता है द एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मंडे, एग्ज़ाम मंडे से शुरू होगा। बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर हो सकता है, होना चाहिए। और चौथा कहता है द एग्जामिनेशन विल बिगिन बाय मंडे। एक्सक्यूज मी, बाय एक लास्ट डेट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक, याद करिएगा। हम लोग बोलते हैं भाई ठीक, बाय प्लस टाइम का मतलब है उस समय तक, वो लास्ट डेट है, तब इसका मतलब हो जाएगा, ग्रामेटिकली सही है लेकिन मीनिंग कुछ और हो जाएगा। द एग्जामिनेशन विल बिगिन बाय मंडे, एग्जामिनेशन मंडे तक तो शुरू हो ही जाएंगे, उससे पहले भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये तभी माना जाएगा जब ऐसा कुछ सेंस निकल के आए कि एग्जामिनेशन लेट हो गए हैं या अभी तक शुरू नहीं हो पाई या समथिंग लाइक दिस। अदरवाइज बेस्ट आंसर है सी, और सी ना होने पर हम डी लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग साथियों। लिखा है ही इज ऑल्सो डैश द वेलफेयर कमिटी, ठीक। अच्छा, ही इज ऑल्सो इन द वेलफेयर कमिटी, ठीक। ऑल्सो का मतलब हो जाता है वही, भी, तो ही इज ऑल्सो इन द वेलफेयर कमिटी, वह वेलफेयर कमिटी में भी है, हो सकता है। ही इज ऑल्सो बिटवीन द वेलफेयर कमिटी, भाईजान माफ करिएगा, लिखता जा रहा हूं मैं इसलिए, बिटवीन के बाद प्लस 2 ऑब्जेक्ट्स या प्लूरल आना जरूरी है, प्लूरल नाउन याद रखिएगा। बिटवीन के बाद में या तो 2 ऑब्जेक्ट्स आएंगे या प्लूरल नाउन आ जाएगा, जैसे बिटवीन अनिल एंड सुनील, या बिटवीन द फ्रेंड्स, ठीक। तो अनिल और सुनील 2 नाउन्स हो गए, ठीक, 2 नाउन्स हो गए, और फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल नाउन हो गया। दोनों रूल देखिए फॉलो कर रहे हैं, ठीक। अमन के बाद में तो सिर्फ प्लूरल नाउन आता है, ठीक। ये सब प्रेपोजिशंस हैं, इनके बाद में एक नाउन तो आएगा ही आएगा, लेकिन अमन के बाद सिर्फ प्लूरल नाउन आएगा, इसलिए तीसरा भी कट गया। और वहां देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में हमारा लास्ट में लिखा हुआ द वेलफेयर कमिटी, वो सिंगुलर नाउन है। अगर वो सिंगुलर है तो उसके पहले बिटवीन भी नहीं आ सकता है और अमंग भी नहीं आ सकता है, ए हो सकता है, और डी कहता है इनटू। इनटू का मतलब आप जानते हैं बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करना, ठीक। यहाँ बाहर से अंदर की ओर का सेंस तो नहीं आ रहा, वो केवल इतना बोल रहा है कि वह वेलफेयर कमिटी में है, का एक हिस्सा है, ठीक। तो आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। प्लीज बाय डैश शुगर फ्रॉम द शॉप। भाई साहब, प्लीज बाय डैश शुगर फ्रॉम द शॉप, ठीक है। अंग्रेजी क्या कहती है, देखिए अंग्रेजी कहती है कि अगर हम क्वांटिटी की बात करें, किसकी बात करें, क्वांटिटी की बात करें, तो ये चारों ही वर्ड आ सकते हैं, ठीक। क्वांटिटी की बात करें तो इधर हो गया नेगेटिव और इधर हो गया पॉजिटिव। तो नेगेटिव में आ जाता है एनी और पॉजिटिव में आ जाता है सम। अगर मात्रा हमको दिखानी है, थोड़ी मात्रा, तो एनी नेगेटिव सेंस में और सम पॉजिटिव सेंस में। जैसे एग्जांपल लेंगे,
आई डोंट हैव एनी टाइम, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। और इसी का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? मेरे पास थोड़ा समय है। तो सम का पॉजिटिव सेंस और एनी का, ये देखिए नॉट के साथ में नेगेटिव सेंस आ गया। ठीक, एनी और सम में ये डिफरेंस हो गया नंबर 1। दूसरा डिफरेंस क्या है भैया? ठीक, क्वांटिटी की बात करें तो लिटिल नेगेटिव और अ लिटिल पॉजिटिव हो जाएगा। लिटिल नेगेटिव हो जाएगा, अ लिटिल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार संख्या की, क्वांटिटी के अलावा नंबर की बात करें, हालांकि उसी का पार्ट है एक थोड़ा सा, नंबर की बात करें तो फ्यू नेगेटिव और अ फ्यू पॉजिटिव सेंस में आता है। यानी यहाँ पे 4 आंसर दिए हुए हैं आपके, एनी, सम, लिटिल और फ्यू। और कमाल देखिए, एनी, लिटिल और फ्यू तीनों नेगेटिव सेंस में है और सम पॉजिटिव सेंस में है। अब आप क्वेश्चन को देख के बताइए कि सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर रहे हैं। दादा प्लीज लगा है पहले तो यानी वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट कुछ न करने की नहीं की जाती बल्कि कुछ करने की जाती है। वो कह रहा प्लीज बाय, कृपया खरीदो, प्लीज प्लस V1। याद रखिएगा, प्लीज के बाद हमेशा क्या आता है? प्लीज के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, कृपया यह करें। ठीक, तो प्लीज बाय शुगर फ्रॉम द शॉप, कृपया दुकान से शुगर। अब बताइए सेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्लियर है कि कृपया कहा जा रहा है और खरीदने को कहा जा रहा है, तो सेंस पॉजिटिव है। इसलिए तीनों नेगेटिव कट गए। ये नेगेटिव सेंस में आता है, एनी, लिटिल और फ्यू। एनी यानी कोई भी, लिटिल का मतलब बहुत कम, ना के बराबर, फ्यू का मतलब भी ना के बराबर। ठीक, और फ्यू के बाद तो आपको पता ही होगा, फ्यू और द फ्यू के बाद में प्लूरल आता है। ठीक, और लिटिल के बाद में क्या आता है? सिंगुलर नाउन। ए लिटिल के बाद में सिंगुलर नाउन। ठीक, और एनी के बाद में जनरली सिंगुलर नाउन आता है। सम के बाद में सिंगुलर प्लूरल दोनों आ जाते हैं। नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, एनी के बाद में सिंगुलर नाउन आता है, सम के बाद में सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं। लिटिल और अ लिटिल दोनों के साथ में सिंगुलर नाउन, और फ्यू और फ्यू दोनों के साथ में प्लूरल नाउन। ठीक, अब जरा देखते हैं यहाँ क्या आंसर आ सकता है। देखो, क्योंकि सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव आ चुका है तो क्लियर है ऑप्शन नंबर ए, एनी शुगर, कट गया। ऑप्शन नंबर सी, लिटिल शुगर, माइनर नेगेटिव है, कट गया। और फ्यू के बाद तो प्लूरल नाउन आना चाहिए, जबकि वहां शुगर के नीचे सिंगुलर नाउन लिख दो। ठीक, तो क्लियर है, ए गया, सी गया, डी गया, बचा सिर्फ बी। प्लीज बाय सम शुगर फ्रॉम द शॉप, कृपया करके दुकान से थोड़ी सी चीनी खरीद लें। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। आफ्टर हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई के पश्चात, ही वॉन्ट्स टू बी डैश इंजीनियर। ही वॉन्ट्स टू बी, वह होना चाहता है इंजीनियर। ई से शुरू हो रहा है। ठीक, ई से शुरू हो रहा है तो क्लियर है इसका आंसर 1 तो नहीं हो सकता है। ठीक, और ही वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर हो सकता है, वो एक इंजीनियर बनना चाहता है। और सी कहता है ही वॉन्ट्स टू बी द इंजीनियर। द प्लस नाउन का मतलब है वो जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। द बॉय, वो लड़का जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। द इंजीनियर, वो इंजीनियर जिसकी बात पहले हो चुकी है। यहाँ किसी और की बात तो हुई नहीं है, यहाँ इसकी बात पहले नहीं हुई है। ठीक, तो इसलिए भैया ए कट गया इंजीनियर की स्पेलिंग में ई होने की वजह से, सी कट गया क्योंकि द कहता है कि पहले बात हो चुकी है। बी कहता है ही वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर बनना चाहता है। और डी कहता है कि कोई वर्ड की आवश्यकता नहीं है। वैसे हम डी भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात हो गई, काउंटेबल नाउन है इंजीनियर और वो भी सिंगुलर में है, तो उसके पहले आर्टिकल लगना चाहिए। देखिए इंजीनियर क्या है, क्या इंजीनियर पे एस लगता है? बिल्कुल लगता था। देयर आर अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स है। इसका मतलब ये क्या है? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है साथियों। तो इसका मतलब इसके पहले एक आर्टिकल लगना चाहिए, और वो आर्टिकल यहां सबसे अच्छा कौन सा आ जाएगा? ए। आंसर आ गया, आंसर नंबर सॉरी एन, ए तो कटी गया इंजीनियर की वजह से। आंसर आ गया बी, ही आफ्टर स्टडीज ही वांट्स टू बी एन इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 11, डैश स्टूडेंट्स प्रेज्ड हिज लेक्चर। नो स्टूडेंट्स, भैया नो की बात तो
ओहो, सिंगुलर नाउन आता है, बी के बाद भी सिंगुलर आता है, सॉरी एवरी के बाद भी सिंगुलर आता है, ईच के बाद भी सिंगुलर आता है, वहाँ स्टूडेंट्स के नीचे प्लूरल नाउन लिखो, ठीक है। और ये एक का रूल नहीं, ये 5 का रूल है। ये 5 का क्या रूल है, जल्दी से लिखो। मैंने तुमको बताया है साफ साफ साथियों, नहीं तो अब जान लो, इसके पहले भी किसी वीडियो में बता चुका हूं, सारे वीडियो देखो तो, ठीक है। ठीक, ये 5 वर्ड, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और नो प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक, नो, ठीक। हालांकि उसमें वन नन का एक रूल अलग से है, लेकिन ये मैं एक साथ कर रहा हूं, नो प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक। और नो के बाद में रेयरली एक प्लूरल नाउन आ जाता है, लेकिन 99% सिंगुलर आता है। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो के बाद में अगर नाउन है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ए कट गया, नो के बाद सिंगुलर नाउन आना चाहिए था, एवरी कट गया, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, ईच कट गया, और ऑल द के बाद में तो सिर्फ प्लूरल नाउन आता है। ऑल द प्लस प्लूरल नाउन जनरली याद रखिएगा, कभी कभी सिंगुलर भी आ सकता है, जैसे ऑल द वर्क, सारा का सारा काम, लेकिन 90% प्लूरल ही आता है, ऑल द बॉयज। याद रखा, ऑल द स्टूडेंट्स प्रेज्ड हिज लेक्चर, सभी स्टूडेंट्स ने उसके लेक्चर को प्रेज किया था। क्वेश्चन नंबर 12, एवरीवन वांट्स डैश अ प्राइज इन द रेस। एवरीवन वांट्स, पहला एक इंफिनिटिव लगा दिया गया है, टू विन, जीतना, लिखो उसके नीचे जीतना, लिखिए एवरीवन, सभी, वांट्स चाहते हैं, जीतना, अ प्राइज, एक प्राइज, बहुत बढ़िया फिट हो रहा है। एवरीवन वांट्स विनिंग अ प्राइज, एवरीवन वांट्स टू बी विनिंग, और ठीक, आप इसमें सीधा सीधा रूल यही है भैया, वांट के बाद में इन जनरल इंफिनिटिव लगता है, वांट प्लस वांट के बाद में इन जनरल इंफिनिटिव लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एवरीवन वांट्स टू विन अ प्राइज इन द रेस। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, तो आंसर आ गया 1, आई डैश ऑन दिस डिजाइन सिंस 10 o'clock। अब ये तो ओरल क्वेश्चन है इसलिए लिखूंगा नहीं, फॉर सिंस आ गया है, अभी लिखवाया था, तो जो वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा जब तक कि पास्ट की बात या फ्यूचर की बात न की जाए। तो यहाँ तो टुडे लिखा हुआ साहब, तो क्लियर है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अलावा कुछ और नहीं आ सकता, तो ये हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग, डी आ गया, आई हैव बीन वर्किंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, आई रियली थिंक यू डैश टू टेक दिस जॉब। मस्ट भी हो सकता है, ऑट भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, लेकिन समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? ब्लैंक के बाद में क्या लग गया? टू, जिससे क्लियर है कि मस्ट, शुड और वुड या कुड भी अगर होता तो ये चारों के बाद में तो V1 आता है, टू नहीं आ सकता है, इसलिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या? इनमें सिर्फ ऑट ऐसा है जिसके बाद में 2 + V1 आता ही आता है, ठीक, ऑट टू होना चाहिए। तो इसका मतलब हो जाएगा आई रियली थिंक यू ऑट टू टेक अप दिस जॉब, ठीक, मैं वाकई सोचता हूं कि तुम्हें यह जॉब करनी चाहिए। ऑट टू का मतलब है चाहिए, ये नैतिक रूप से सही होगा। बहरहाल आंसर आ गया, आंसर नंबर 2। 15 में आते साथियों, आई डाउट इफ ही विल पास, हो सकता है। ओ वेदर भी है, इफ और वेदर के सारे रूल तो एक दिन आधे घंटे में समझाऊंगा, ठीक, इफ और वेदर के सारे रूल तो 1 घंटे में समझाऊंगा। फिलहाल आप एक छोटा रूल जान लो, छोटा रूल है आई डाउट इफ और आई डोंट नो
वेदर। आया मजा? आई डाउट इफ और आई डोंट नो वेदर। ठीक, ये लिख देना भैया, अच्छी तरह से याद कर लेना। आई डाउट लिखा है तो इफ लगेगा अगर वेदर हो तो भी, और आई डोंट नो लिखा है तो वेदर लगेगा अगर इफ हो तो भी। अगर दोनों आएंगे तब, दोनों नहीं आते हैं तो दोनों एक दूसरे को रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक, तो आई डाउट इफ ही विल पास, मुझे डाउट है, मुझे शक है कि वो पास हो पाएगा या नहीं। ठीक, ये कहना चाह रहा है। 16 पे आते हैं, नोबडी वॉन्ट्स। ठीक, कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। अरे चलो खैर आगे तो और लिख लेते हैं भैया। ठीक, नोबडी वॉन्ट्स टू डैश ओल्ड। नोबडी वॉन्ट्स, कोई भी नहीं चाहता है। ठीक, 2 + V1, ये क्लियर है कि हमको एक V1 चाहिए। टर्न, फॉल, ग्रो और मेक। ठीक, अच्छा तो ये तो क्लियर है, ओल्ड यानी बूढ़ा। ठीक, हिंदी हो गई। कोई भी नहीं चाहता है कि वो बूढ़ा हो जाए हो। ठीक, टर्न ओल्ड, घूम जाए, बूढ़ा घूम जाए। फॉल ओल्ड, बूढ़ा गिर जाए। ग्रो ओल्ड, बढ़ते बढ़ते हम बूढ़े हो जाएं। ठीक, और मेक ओल्ड, बूढ़े बन जाए। नहीं, इंग्लिश में होता है टू ग्रो ओल्ड यानी बड़ा हो जाना, बूढ़ा हो जाना। ठीक, आंसर आ गया। आंसर नंबर सी निकाल लिया हो आपने, आसान है। 17th, आई डैश अ वॉच फॉर माई बर्थडे। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो कुछ लोगों ने आंसर ए लगा दिया होगा, कुछ ने आंसर सी भी लगा दिया होगा। मैं चारों का डिफरेंस बता रहा हूं। आई वॉन्ट अ वॉच, वॉन्ट के नीचे लिखो चाहिए, मैं चाहता हूं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं। ठीक, तो वॉन्ट के नीचे लिखो चाहता हूं। विल के बाद में तो भैया एक V1 आना चाहिए था। ठीक, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। आई विल लाइक टू हैव अ वॉच होना चाहिए था। ठीक, तो विल के बाद वहां पे सीधे ऑब्जेक्ट आ गया है अ वॉच। आई विल अ वॉच, जिसका कोई सेंस नहीं निकला। तीसरा, आई विश, विश का मतलब होता है इच्छा रखना, इच्छा रखना। तो आई विश अ वॉच, मैं एक घड़ी की इच्छा रखता हूं। हिंदी में बहुत बढ़िया बैठ रहा है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप यहां विश लगाओगे तो ये हो जाएगा, ये होना चाहिए था आई विश टू टेक या टू बाय या टू हैव अ वॉच। ये देखिए, विश क्यों कटा? क्योंकि विश के बाद में इंफिनिटिव आता, और कभी कभी फॉर भी आ सकता है। आई विश फॉर, मैं इस चीज के लिए इच्छा रखता हूं, लेकिन जनरली आई विश, देखिए इसका यहां पे आई विश अ वॉच, मैं इच्छा रखता हूं एक घड़ी की। तो आई विश फॉर अ वॉच या आई विश टू टेक या टू बाय अ वॉच, मैं इच्छा रखता हूं घड़ी खरीदने, लेने, होने की। 2 + V1 आना चाहिए था, वो नहीं है। और डी कहता होप के बाद में भी इंफिनिटिव आता है, याद रखिएगा। होप के बाद में भी जनरली 2 + V1 यानी इंफिनिटिव आ जाता है। ठीक, होप से भी ये बनता आई होप, ठीक, टू गेट अ वॉच फॉर माई बर्थडे या ऑन माई बर्थडे। ठीक, तो साथियों सिर्फ ए फॉलो कर रहा है, क्योंकि वांट के बाद में सीधे ऑब्जेक्ट आ सकता है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। प्लीज + V1 सिखाया तो मैंने आपको भी कि प्लीज के बाद में हमेशा क्या आता है? प्लीज के बाद में सिर्फ और सिर्फ वर्ड का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है। देखते हैं इन चारों में फर्स्ट फॉर्म करता है ओ, डू, मेक, पुश, पुट, चारों। ठीक, ऑन द लाइट, इट इज डार्क हेयर। अच्छा, कह रहा है इट इज डार्क हेयर, यहां काफी अंधेरा है। तो प्लीज डू ऑन द लाइट, कृपया लाइट को करो। प्लीज मेक ऑन द लाइट, कृपया लाइट को ऑन बनाओ। ठीक, प्लीज पुश, धक्का दो लाइट को। और प्लीज पुट ऑन द लाइट, पुट ऑन के दो मतलब आते हैं, पहनना और ऑन करना। पहनना और ऑन करना। ठीक,
ये हो गया मीनिंग नंबर 1 और ये हो गया मीनिंग नंबर 2। ठीक है, नोट करिए सबने। चलिए, नहीं किया तो रिमाइंड कर लेना। तो प्लीज पुट ऑन द लाइट, कृपया करके लाइट ऑन कर दो। ठीक है, क्या लिखा था आगे? इट इज डार्क हियर, यहां काफी अंधेरा है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं और कह रहा है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज अ ऑपोजिट। ठीक है, जो अंडरलाइन किया उसका ऑपोजिट। बच्चों वाला क्वेश्चन जल्दी करते हैं। लास्ट मंथ द टोमेटोज वर क्वाइट चीप। चीप को अंडरलाइन किया उसने, बट नाउ दे हैव बिकम कॉस्टली। अब वो महंगे हो गए हैं। देखिए महंगा कौन कौन सा? इनफ काफी ज्यादा, सफिशिएंट पर्याप्त, ठीक, लेस कम। अरे भैया सस्ते का उल्टा तो महंगा होगा, यानी आंसर नंबर डी, कॉस्टली, एक्सपेंसिव। इसका दूसरा सिनोनिम क्या हो गया? एक्सपेंसिव, महंगा। ठीक है, तो आंसर आ गया आंसर नंबर 4, कॉस्टली। और 20 कहता था अराइवल ऑफ आवर फ्रेंड्स मेड अस हैप्पी। हमारे दोस्तों के आगमन ने हमको खुश कर दिया था। मेक का मतलब कर भी तो होता है, हमको खुश कर दिया था। बट देयर, वो लिखाया था, कहां गया वो? देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन आना जरूरी है। उनका डैश, अच्छा सॉरी, अराइवल का उल्टा चाहिए, तो अराइवल का उल्टा तो डिपार्चर होना चाहिए, बी आ गया। रिटर्न वापसी, डिपार्चर प्रस्थान। ठीक, और लिविंग का मतलब है जाना, हो सकता है भी। गोइंग का मतलब भी हो गया जाना, लेकिन दादा अराइवल का उल्टा तो सिर्फ, ठीक, डिपार्चर ही होता है, इसलिए हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 पे आते हैं साथियों फटाफट। और देखिए ये भी बड़े आसान थे, इसको जल्दी करते हैं। द पैसेज इज अबाउट, पैसेज किस बारे में? फादर गोरिल्ला, गोरिल्लाज ईटिंग, गोरिल्लाज नेस्ट्स और द नेचर ऑफ गोरिल्लाज। आंसर आ गया डी, गोरिल्ला के स्वभाव के बारे में। वाई डज द फादर गोरिल्ला स्लीप एट द बॉटम ऑफ द ट्री? गोरिल्ला का जो बॉटम ऑफ द ट्री, यानी इस बार इसको हम पढ़ के निकाल सकते हैं, पहले वाले के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द ट्री, लिखा ना सूटेबल ट्री टू बॉटम ऑफ द ट्री। देखिए लिखा ना कंफर्टेबल नेस्ट एट द बॉटम ऑफ द ट्री, और उसके नीचे उसका कारण लिखा है कि ऐसा क्यों करता है? फादर गोरिल्ला बीइंग सो हैवी एंड बिग कैन नॉट क्लाइंब अप। वो बहुत भारी होता है और चढ़ नहीं पाता है। आंसर आ गया ए, ही इज टू बिग एंड हैवी टू क्लाइंब अप। 23 व्हेन डज अ गोरिल्ला गेट एंग्री? आखिरी लाइन में लिखा भैया, इफ यू अटैक हिम और हिज फैमिली ही गेट्स इनटू अ बैड टेम्पर। अगर आप उसको या उसके परिवार को परेशान करोगे तो वो बैड टेम्पर का मतलब है तो वो गुस्सा हो जाता है। आंसर आ गया, तो ही इज अटैक, जब उस पर अटैक किया जाए। बी कहता है ही क्लाइम्स द ट्री, कट गया। सी कहता है सिट्स एट द बॉटम ऑफ द ट्री, क्योंकि वो पेड़ के नीचे बैठता है इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। और डी कहता है ही इज अलोन, कट गया। हमारा आंसर आ गया आंसर नंबर ए, ही इज अटैक्ड, अगर उसको या उसके परिवार को कोई अटैक करे, परेशान करे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? फटाफट हो जाएंगे, देखिए इनमें सत्य कौन सा नहीं है। तीसरा, फीमेल गोरिल्लास कैन नॉट क्लाइंब ट्रीज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 इन सम ऑफ द स्टोरीज, इस बार अंडरलाइन करेंगे स्टोरीज को, कि स्टोरीज की बात कहाँ लिखी गई। वो देखिए सबसे ऊपर लिखा है, Many stories describes the gorilla as a fearful beast. आंसर आ गया, gorillas have been shown as fearful का synonym होता है D, frightful। ठीक, तो आंसर आ गया आंसर नंबर डी। बाकी फेथफुल वफादार, लविंग प्यारा, प्यार करने वाला, और वाइल्ड जंगली। आंसर आ गया आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं साथियों, और इस बार ये कह रहा है इंसोलेंट। अच्छा, इंसोलेंट का मीनिंग बताओ। ठीक है, इंसोलेंट वर्ड हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, आपको बताता हूं, जरा पानी पी लो। ठीक,
वैसे आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको 3-4 वर्ड और लिखा दूंगा इंपॉर्टेंट इंसोलेंट के सिनोनिम्स। भाई एसटी का फायदा यह है कि आंसर भी मिले और डाउट्स क्लियर हो, और क्या बोलते हैं वोकैबुलरी में हमको कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो बार बार एग्जामिनेशन में वो आते हैं वो आ जाए। इंसोलेंट का मतलब आता है बहुत ही अभद्र। ठीक, देखिए यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा, फिलहाल आंसर देखते हैं, वो हो जाएगा हमारा डिसटेस्टफुल, जिसका टेस्ट अच्छा ना हो, बेस्वाद और बहुत ही भद्दा, खराब, बुरा। ठीक, इम्पेशेंट यानी जो पेशेंस जिसके अंदर ना हो, यानी अधीर। ठीक, अधीर। सी कहता है डायबोलिक, इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। डायबोलिक दानव, राक्षस। और डी रूड, यही इसका मीनिंग है, अभद्र। रूट नहीं बताऊंगा, सीधे सीधे वर्ड बता दूंगा, आप याद कर लीजिएगा। सरली चरली दो भाई, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा रहा हूं, बस ज्यादा नहीं, लिस्ट लंबी है मेरे पास, करीब करीब इसमें 25-30 वर्ड है, किस टाइम एक साथ लिखा देंगे। इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, पर्ट, सलन, सरली, चर्लिश। 1 2 3 4 5 6 6 वर्ड लिखा रहा हूं अभी। और सातवां ये जो आपके सामने आ रहा है, रूड, यानी बहुत ही रूखा, बहुत ही असभ्य। ठीक, और आप ये लिख सकते हैं, छोटे वर्ड कुछ लिखा देता हूं, जनरल वर्ड, अनसिविल, impolite, discourteous। ठीक, असभ्य, अभद्र, हिंदी में सबको क्या बोलेंगे? असभ्य। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लीजिएगा। ठीक, पॉज करके कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, समय आपका भी इंपॉर्टेंट है, मेरा भी। ठीक, मतलब आप पढ़ाई करें तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साहब हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर डी। हाँ, डायबोलिक, मैं आपसे कह रहा था डायबोलिक। यानी शैतान। शैतान के लिए देखिए, सबसे पहले तो शैतान वर्ड जब इंग्लिश में गया तो बन गया सैटन, यानी शैतान, राक्षस, दानव। डेविल आपने सुना ही होगा। ठीक, मैंने पहले भी लिखवाया वैसे आपको। डेमन, ठीक, मैंने आपको लिखा है डेमन 2 वर्ड से मिलकर बनता है, जो हमारा चौथा वर्ड, अगला वर्ड भी हो जाएगा मॉन्स्टर, राक्षस, शैतान। ठीक, सैटन, डेविल, डेमन, मॉन्स्टर। ठीक, और आपका इतने काफ़ी जनरल वर्ड, डायबोलिक, सैटन, डेविल, डीमन, डीमन भी बोलते हैं इसको, डीमन, और मॉन्स्टर। इन सब का मतलब हो गया शैतान, इविल, बहुत ही बुरा, डेविल, बहुत ही बुरा व्यक्ति। ठीक, तो साथियों 5 वर्ड हम लोग लिख लिए इसके। और अगले वर्ड पे आते हैं वर्च्यू। ये कह रहा है वर्च्यू का आप बताइए ऑपोजिट। वर्च्यू का एग्जैक्ट ऑपोजिट, वर्च्यू का मतलब हो गया गुण, और इसका उल्टा हो जाता है अवगुण या बहुत ही बुराई, खराबी, व्यक्ति के अंदर बसी हुई खराबियां, बुराइयां। वाइल, ओ वाइल्स, चालें। वाइल का मतलब होता है चाल, चतुराई, प्लूरल में है तो चालें, चालें, ट्रिक्स। ठीक, चाल चलना, ट्रिक्स। अच्छा, और हमारा कर्स, अभिशाप, इसका एंटोनिम हो गया, इसका एंटोनिम, एग्जैक्ट एंटोनिम चल लेता रहे, ब्लेसिंग और कर्स। ठीक, तीसरा हमारा आ गया है वाइस। वर्च्यू, वाइस सिनोनिम पेयर होता है, एंटोनिम का, सॉरी। ठीक है, वर्च्यू, वाइस, गुण, अवगुण, या गुण, बुराइयां, खामियां, ठीक, बुराइयां। और कनिंग, धूर्त, तो बहुत ही सरल सीधा व्यक्ति। ठीक, कनिंग, धूर्त। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। 4 वर्ड्स, ट्रैंक्विलिटी। अच्छा, इसमें गलती हो गई। ठीक, ट्रैंक्विलिटी की स्पेलिंग एक्चुअली जो 1 है उसमें आपका डबल एल होना था, वो सिंगल ही हो गया।
तो हमारा आंसर आ गया है, आंसर नंबर 1 एंड 2 दोनों सही है, एक नंबर आप अपना बढ़ा सकते हैं। और ट्रांक्विलिटी का मतलब क्या जाता है आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान लीजिए भैया। ठीक, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक, वर्ड गिनिएगा साथियों, ये टेस्ट खत्म होते होते 100 के ऊपर जाने चाहिए। ठीक, ट्रांक्विलिटी शांति, शांति यानी पीस, सेरेनिटी, प्लेसिडिटी, प्लेसिडनेस। ठीक, इतना ही लिख लो फिलहाल, ये सब सिनोनिम्स हैं, सब नाउन है। ट्रैंक्विलिटी, पीस शांति, सेरेनिटी शांति, प्लेसिडिटी शांति, प्लेसिडनेस शांति, 5 वर्ड। आगे बढ़ जाते हैं। तो स्पेलिंग साहब 1 और 2 दोनों की सही है, इसलिए वो दोनों आंसर हो गए, सी और डी गलत है। 29 पे आते हैं। कुड शी साइट एनी, साइट का मतलब प्रस्तुत करना, पेश करना, प्रेजेंट वर्ब है। प्रेजेंट और हिंदी में दोनों का मतलब आता है सामने रखना। और प्रेसिडेंट का मतलब हो गया, 2 वर्ड से मिलकर बनता, देखिए, प्री प्लस इंसिडेंट, पूर्व घटना। पूर्व घटना, मिसाल, उदाहरण। ठीक, प्री इंसिडेंट, पूर्व घटना, उदाहरण। कैन शी, कुड शी साइट एनी प्रेसिडेंट, क्या वो कोई पूर्व घटना प्रस्तुत कर सकती है। कैन, क्या वो कुछ पूर्व घटना प्रस्तुत कर सकती है। इन सपोर्ट ऑफ, ओह फॉर लिखा था वो पहले गलत हो गया, फ्रेज हो गया पूरा। इन सपोर्ट ऑफ, के पक्ष में, के पक्ष में, इन सपोर्ट ऑफ, है ना, इन सपोर्ट ऑफ अनिल, अनिल के पक्ष में या अनिल के का साथ देने के लिए, अनिल का साथ देने के लिए, के साथ में या के पक्ष में। पूरा सेंटेंस मैं हिंदी कर देता हूं। कुड शी साइट एनी प्रेसिडेंट, क्या वो कोई पूर्व घटना साइट प्रस्तुत कर सकती है। इन सपोर्ट ऑफ हर केस, अपने केस को मजबूत बनाने के लिए, के पक्ष में, के हित में, क्या वह किसी पूर्व घटना को प्रस्तुत कर सकती है, कोर्ट के सामने रख सकती है। ठीक, और क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्लियर है कि कुड के नीचे लिखो हेल्पिंग वर्ब, शी के नीचे लिखो सब्जेक्ट और साइट के नीचे लिखो मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, है ना। ये रूल लग रहा है इसमें, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे तो कह रहा आंसर क्या आ गया, तीसरा। द जनरल मैनेजर ऑफ द इंडस्ट्री हैज, द जनरल मैनेजर ऑफ द इंडस्ट्री हैज फेल्ट। ठीक, द जनरल मैनेजर ऑफ द इंडस्ट्री हैज फेल्ट, ने महसूस कर चुका है, दैट की, दैट के नीचे की लिख दिया जाए, की देयर टेम्परेरी सब्जेक्ट इज हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब, तो आने वाला मेन सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। नो यूज, नो के बाद में सिंगुलर नाउन नहीं आता है। नो यूज ऑफ डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, बस यही गलती होगी सरकार। क्या क्या गलती हो गई, यही गलती हुई मेरे आका, देखो मेरे आका। गलत क्या हो गया ये बताता हूं। गलत ये हो गया लाला। ठीक,
ठीक है। डिस्कस और डिस्क्राइब के बाद अबाउट नहीं आ सकता है, क्योंकि दोनों का मीनिंग, दोनों का मतलब आता है कि उसके बारे में बताओ, उसमें के बारे में शामिल होता है। ठीक, तो द जनरल मैनेजर ऑफ द इंडस्ट्री हैज़ फेल्ट, इंडस्ट्री के जनरल मैनेजर महसूस करते हैं दैट की, और की, दैट की का मतलब है नया सेंटेंस। ठीक, सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया, दैट की देयर इज नो यूज। देयर हो गया हमारा टेम्परेरी सब्जेक्ट, मैं आपको बता चुका हूं भैया। देयर इज नो यूज को जरा एक बार देख लेते हैं जल्दी से। ठीक, देयर होता है हमारा टेम्परेरी सब्जेक्ट जिसके कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद में आ गया हमारा सिंगुलर वर्ब। तो देयर के बाद में जो वर्ब होता है वो देयर से नहीं बल्कि उसके बाद में एक मेन सब्जेक्ट आता है, और ये है हमारा मेन सब्जेक्ट, और उसके पहले ये है हमारा एडजेक्टिव। और अभी हमने पढ़ा था कि नो के बाद में सिंगुलर नाउन ही आता है, तो नो के बाद में यूज सिंगुलर नाउन हो गया, जिसका वर्ब है इज। ये सही लगा हुआ, देयर इज नो यूज। और अगर ये यूजेस हो जाते तो जाता देयर आर मैनी यूजेस, यानी ये सिंगुलर चल रहा है इस मेन सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से। ठीक, और अगर ये यूज का यूजेस हो जाता तो ये इज का आर हो जाता, यानी देयर वाले केस में देयर प्लस वर्ब प्लस मेन सब्जेक्ट उसके बाद में आता है, और ये जो वर्ब होता है ये उस मेन सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। तो देयर इज नो यूज ऑफ डिस्कसिंग अबाउट, अबाउट हट जाएगा, डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स विद द लेबरर्स, यानी जनरल मैनेजर ने कहा कि कोई फायदा नहीं है प्रॉब्लम को हम लेबर्स के साथ में डिस्कस करें, उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। तो ये देखिए फटाफट मैं बता रहा हूँ, फटाफट मतलब जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आंसर बता रहा हूँ मेनली, बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे तो फिर वही होगा। ठीक, 25 क्वेश्चन 2 से लेकर 3 घंटे में डिस्कस होंगे, 50 क्वेश्चन के लिए 6 घंटे चाहिए होगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें गेन होंगी। लेकिन भाई टेस्ट है इसलिए इसको हम लोग इसी हिसाब से लेके चलते हैं कि जो गलती है वो बताई जाए और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है वो बताते चलें। ठीक, तो बाकी अभी क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, या मैं आपको इसमें बता दूंगा सेशन में, यूट्यूब के सेशन में अपने। शी इंक्वायर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर, इंक्वायर्ड के साथ में फ्रॉम भी लग जाया था। उसने स्ट्रेंजर से इंक्वायर किया, पूछा हु वॉज ही। ओहो भैया, हु वॉज ही। ठीक, हु हो गया हमारा WH, वॉज हो गया हमारा वर्ब, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। लो भाई, वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो रहा है तो लास्ट में एक क्या लगना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। ठीक, जबकि यहाँ क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा क्योंकि वो क्वेश्चन फॉर्म में है ही नहीं क्वेश्चन। ठीक, तो शी इंक्वायर्ड फ्रॉम द मैनेजर, इसलिए यहाँ वर्ब प्लस सब्जेक्ट ना होके नॉर्मल सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। हु, ही, वॉज अगर लिखा होगा तब आपको क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। जब वर्ब पहले हो और सब्जेक्ट बाद में हो तब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा शी इंक्वायर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर हु ही वॉज, वह कौन था, एंड वॉट, देखिए सही आया ना, वॉट ही वॉन्टेड, फिर WH आया वॉट, फिर ही आया सब्जेक्ट, फिर वॉन्टेड आया V2। इस बार सही है, WH प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, WH प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, WH प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और हु भी WH का पार्ट है और व्हाट भी WH का पार्ट है। 8 WH होते हैं जो मैं आपको आगे फिर लिखवा दूंगा, अभी नहीं। ठीक, तो शी इंक्वायर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर हु ही वॉज एंड व्हाट ही वांटेड फ्रॉम हर। आगे बढ़ जाते हैं, आंसर आ गया, आंसर नंबर 2, वॉज ही की बजाय ही वॉज। 32, वी एक्टेड ऑन ए डैश इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब अचानक सा कुछ दिमाग में आना। ठीक, इम्पल्स का मतलब यानी एकदम से इमोशनल हो जाना या एकदम से किसी बात का दिमाग में आना, अचानक, अचानक, अचानक की गई कोई किया गया आकस्मिक कार्य, अचानक किया गया कोई कार्य, इमीडिएट वर्क हम कह सकते हैं। ठीक, तो वी एक्टेड ऑन अ मोमेंटरी, क्षणिक,
ठीक, क्षण भर मोमेंट्री और इम्पल्स का लिंक बैठ रहा है, क्योंकि इम्पल्स का मतलब आता है एकदम से किसी कार्य को करना बगैर सोचे समझे, और मोमेंट्री का मतलब भी हो गया वो जो क्षण भर में कंप्लीट हो जाए, ठीक, क्षणिक। और सेकंड आ रहा मोमेंटस। देखिए मैंने आपको कई बार बताया, एक बार फिर बता रहा हूँ, ठीक, और लिखा रहा हूँ जल्दी से, समय कम है। मतलब समय कम का मतलब मेरी तरफ से मत समझना भैया, पहले ही बता चुका हूँ। समय कम का मतलब मेरी तरफ से मत समझना, मेरी तरफ से समय की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, आप जितना चाहिए मैं उतना समय आपको दूंगा, लेकिन मेरा मतलब एसटी है तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस को जितनी जल्दी डिस्कस करके समाप्त करें उतना अच्छा है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करते हैं। बहरहाल इन दो वर्ड को, वैसे मैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी ये लिखा चुका हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा। मोमेंटरी और दो वर्ड होते हैं ये, मोमेंटस। मोमेंटरी का मतलब हो गया क्षणिक, और मोमेंटस का मतलब हो गया महत्वपूर्ण, ठीक। ये हो गया बिल्कुल, क्षणिक का मतलब ये हो गया कि वेरी शॉर्ट टाइम, और महत्वपूर्ण का मतलब हो गया भाई इंपॉर्टेंट, मोमेंटस, ठीक। तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है, ये क्षणिक हो गया, ये महत्वपूर्ण हो गया, और अक्सर ये एग्जामिनेशन में साथ में आते हैं। तीसरा ऑप्शन है मेमोरेबल, स्मरणीय, याद रखने योग्य, ये तो आसान है। और मेरिटोरियस का मतलब भैया, मेरिटोरियस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वही जो आप लोगों की मेरिट आती है, भाई मेरिट में मेरा नाम ऊपर आ गया, इसका मतलब मेरिटोरियस का मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, बुद्धिमान और मेहनती, ठीक, मेरिटोरियस। मेरिट की योग्य है ना, मेरिट, मेरिट का मतलब होता है गुण, गुणवान, और ओयूएस का मतलब वाला, गुणों वाला। तो इसका मतलब जाता है एक्चुअली आपका बुद्धिमान, वाइज एंड, आपका वाइज एंड लेबोरियस। मेहनती और बुद्धिमान इज इक्वल टू मेरिटोरियस। जो मेरिट में आने के योग्य है वो बुद्धिमान भी होगा और वो बहुत मेहनती भी होगा, ठीक। तो आंसर आ गया साहब हमारा, आंसर तो बेस्ट हमारा वन ही आ जाएगा, क्योंकि इम्पल्स का मतलब जाता है वो कार्य जो हम फटाफट में कर रहे हैं। तो मोमेंट्री इम्पल्स यानी क्षणिक, कुछ मन में आया और हमने वो कार्य कर डाला। 33, डू योर बेस्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस है, सीधे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। इंपेरेटिव लिखो, क्या लिखोगे, रिवाइज भी करते चलो, और जिनको नहीं आता वो जानते चले। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, स्टार्ट विथ V1, पहली बात V1 से स्टार्ट होता है, और दूसरा, अरे भैया जब सीधे वर्ब से शुरू हो रहा है तो क्लियर है उसका कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, उसका सब्जेक्ट तो है ही नहीं लाला, है ही नहीं, ठीक। चलिए, तो डू योर बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ करो, एंड वी विल बैक यू, ओ हम तुमको बैक करेंगे, यानी हम तुम्हारे पीछे से आएंगे। वी विल बैक यू ऑन, बैक ऑन तो कोई फ्रेज ही नहीं है, फ्रेजल वर्ब ही नहीं होता है। बैक यू इन, ऐसा भी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होता है। बैक यू आउट, बैक आउट, देखिए दो फ्रेज होते हैं, बैक आउट और बैक अप, दोनों आ रहे हैं। और वैसे मैं आपको क्लास में लिखाता हूं ये, और तीनों लिखाए तो चलिए, बैक आउट, बैक अप और बैक ऑफ। बैक आउट, बैक का मतलब है पीछे और आउट का मतलब बाहर, यानी पीछे से बाहर निकल जाना, निकल जाना, बाहर चले जाना, ठीक। बैक अप, बैक का मतलब पीछे से, अप का मतलब उठाना, पीछे से उठाना, सपोर्ट करना। और बैक ऑफ यानी पीछे आते आते ऑफ, बाहर निकल जाना या दूर चले जाना, फिर वही बात, पीछे हटना।
ठीक, बैक आउट, बैक अप, बैक ऑफ, ठीक, तीनों नाम से निकल जा रहे। बैक आउट, पीछे की ओर जाके बाहर निकल जाना। बैक ऑफ, पीछे आते आते लाइट को ऑफ कर देना, यानी सीन से गायब हो जाना। और बैक अप, वो पीछे से अप, ऊपर की ओर पुश करना, उठाना है। इसका मतलब किसी को सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना। आइए देखते हैं क्या निकल के आया है। ये देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है। ये भी देखिए ना साथियों, ये ध्यान दिया आपने, निकल जाना, बाहर निकल जाना, ये पूरी तरह से नेगेटिव है। पीछे हटना नेगेटिव है। ये एकमात्र पॉजिटिव है, किसी का साथ देना, सपोर्ट करना, किसी को पीछे से ऊपर उठाना। ठीक, देखते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव है, डू योर बेस्ट में बेस्ट के नीचे प्लस लग जाएगा अपना, और फिर एंड आ गया है। एंड भी डबल प्लस या डबल माइनस को जोड़ता है। एंड के पहले डू योर बेस्ट प्लस आ चुका है, तो एंड के बाद भी प्लस ही आएगा। डू योर बेस्ट एंड वी विल बैक यू अप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, संजय, अरे ये फिल इन द ब्लैंक्स ही फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया। संजय डैश हिज मदर इन द मॉर्निंग, अच्छा ये भी फ्रेजल, अच्छा ये फ्रेजल वर्ब है दोनों। ओ, कॉल इन, कॉल अप, कॉल ऑफ, कॉल डाउन। ठीक है, चारों का मीनिंग आपको बता देता हूँ साथियों, फटाफटी में। ठीक, बाद में इसको पॉज कर करके, ठीक, आप सब नोट कर लेना। ठीक है, क्या क्या है ये चार हैं हमारे, कॉल इन, कॉल अप, कॉल ऑफ। कॉल इन, कॉल अप, कॉल ऑफ, और चौथा कॉल डाउन। और फिर हम लोग दो अपनी तरफ से लिख लेते हैं, कॉल एट और कॉल ऑन। सबकी मीनिंग आपको मैं बताया तो भाई, कॉल इन, अंदर बुलाना। देखिए नाम से देखो, कॉल का मतलब है बुलाना, इनका मतलब अंदर, अंदर बुलाना। आओ भैया आओ, इधर आओ, इधर आओ। अंदर बुलाने का मतलब है हमें तुमसे कुछ काम है, मदद के लिए बुलाना। टू कॉल फॉर हेल्प। कॉल अप, फोन करना। ठीक, टू फोन। कॉल ऑफ, बुला करके स्विच ऑफ कर देना, यानी प्रोसेस को खत्म कर देना। प्रोसेस को समाप्त कर देना। कॉल डाउन, ये कुछ नहीं होता। कॉल एट, विजिट, शॉर्ट, मिलने जाना थोड़े समय के लिए। कॉल ऑन, विजिट लॉन्ग। कॉल एट शॉर्ट विजिट, कॉल ऑन लॉन्ग विजिट। ठीक है, तो हमारा आंसर यहां पे आ गया। संजय, अच्छा, हिज मदर इन द मॉर्निंग एवरी डे। रोज सवेरे संजय अपनी मदर को कॉल इन, मदद मांगता है, कोई सेंस नहीं हुआ। फिर लिखा है कॉल अप, फोन करता है, हो सकता है। तीसरा लिखा है कॉल ऑफ, प्रोसेस को समाप्त कर देता है। हमारा रोज बोल रहे हो तो रोज कहाँ समाप्त करेगा। और कॉल डाउन तो कुछ होता ही नहीं, तो हमारा आंसर आ गया आंसर नंबर बी, कॉल्स अप। रोज वो अपनी मदर को फोन करता है मोबाइल से। ठीक है, 35 देखिए, 5 ये 3 हमारे ईडियम्स हैं। पुट 2 एंड 2 टुगेदर, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, 2 और 2 मिलकर 4 हो गए। 2 × 2 भी 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गए, यानी चीज़ों को एनालाइज करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना। आइए देखते हैं क्या आंसर निकल के आया। आंसर आ गया सीधा सीधा तीसरा। पहला कहता है बैड एट मैथ्स, कोई मतलब नहीं हुआ। दूसरा कहता है पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, कोई लेना देना नहीं। तीसरा कहता है रीजन लॉजिकली, यानी सोचना समझना, दिमाग चलाना। और चौथा कहता है फॉरगेट। आंसर आ गया आंसर नंबर 3, एन एक्स टू ग्राइंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर दें। एन एक्स टू ग्राइंड की हिंदी होती है अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना फायदा देखना। लिख दीजिएगा, अपना उल्लू सीधा करना, अपना फायदा देखना। पहला, ठीक, अटैक, एग्रेसिवली अटैक करना। दूसरा, सफर अलॉट, झेलना। तीसरा, बिट्रे, बिट्रे का मतलब है किसी को धोखा देना। टू चीट, बिट्रे का मतलब क्या आता है, चीट।
ठीक। तो इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है। और चौथा हमारा आ जाता है हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, ये अपना स्वार्थ, अपना हित देखना, ठीक, अपना उल्लू सीधा करना। आंसर आ गया 4। पिक टू पीसेस, पिक टू पीसेस, हाँ ठीक। पिक टू पीसेस का मतलब है कड़ियाँ जोड़ना, सारी चीज़ों को कड़ियाँ जोड़ना, सोच समझ के चीज़ों को बनाना, तैयार करना, या एक, ठीक, देखते हैं कौन सा मैच कर सकता है। स्टडी समथिंग, ओहो, स्टडी करना ये तो बहुत बढ़िया था। सुपरफिशियली, ऊपरी तौर पर, सुपरफिशियल का मतलब ऊपरी, मैंने आपको लिखा है। का मतलब हो गया, ठीक, यानी एक तरह का ऊपरी, यानी कैजुअल, और ठीक, नॉट डीप, सतही, वो शैलो, जिसमें गहराई न हो, गहराई पे अंदर न जाना, बल्कि ऊपरी तौर पर चीज़ों को देखना, ठीक। अच्छा, तो ये तो भैया कट गया हमारा, सुपरफिशियली भी कट गया। कंप्लीट अ वर्क एंटायरली, काम को पूरा करना, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तीसरा आ गया एनालाइज क्रिटिकली। ओ, क्रिटिकली का मतलब हो जाता, क्रिटिकली के दोनों मतलब होते हैं दादा, क्रिटिकल के 3 मतलब लिखो। एक क्रिटिकल का मतलब होता है सीरियस, गंभीर, हम बोलते हैं ना क्रिटिकल कंडीशन, पेशेंट की, किसकी, पेशेंट की कंडीशन क्या है, बहुत क्रिटिकल है, इसका मतलब पेशेंट की समस्या बहुत गंभीर है। क्रिटिकल का पहला मीनिंग हो गया। क्रिटिकल का दूसरा मीनिंग हो जाता है साथियों निंदात्मक, यानी किसी को क्या करना, क्रिटिसाइज समवन, किसी की निंदा करना, ठीक। लेकिन साथियों तीसरा मतलब भी होता है निंदात्मक के अलावा, इसका मतलब जाता है समीक्षात्मक, यानी विश्लेषण, यानी एनालिसिस। अरे दिखा कि नहीं दिखा, ओहो हो, चलो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, दिख जाएगा देखो, क्योंकि अब लिख दिया है तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं ऊपर कर दूंगा, ठीक है, ठीक। ये नोट कर दिया जाए, समीक्षात्मक सबसे नीचे लिखा मैंने, समीक्षात्मक अभी भी नहीं आया, चलो अब तो दिख रहा है, दिख गया ना, नोट करो तो मैं ऊपर कर दूंगा, ठीक। 3 मतलब हो गए भैया हमारे। पहला हो गया गंभीर, क्रिटिकल कंडीशन है। दूसरा हो गया निंदात्मक, यानी क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, आलोचना करना। और तीसरा होता है समीक्षा, आलोचना अलग चीज़ होती है और समीक्षा अलग चीज़। समीक्षा का मतलब विश्लेषण या एनालिसिस करना, ठीक है। इसे दिख तो रही था, काहे मैंने उठा दिया, चलो खैर जो भी है, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 मतलब हो गए। अब यहाँ पे देखिए क्या निकल के आ रहा है, स्टडी समथिंग सुपरफिशियली, पिक टू पीसेस, यानी हाँ कड़ियाँ जोड़ना, सब जोड़ जाड़ के देखना, यानी विश्लेषण करना, ठीक, ठीक है। आंसर तीसरा हो सकता है एनालाइज आ ही गया। और चौथा कहता है सेलेक्ट ओनली व्हाट यू नीड, केवल जो तुमको चाहिए वही उठाना, नहीं भाई। पिक टू पीसेस का मतलब ये टुकड़े टुकड़े उठाना नहीं, टुकड़े टुकड़े जोड़ करके कुछ तैयार करना। आंसर आ गया तीसरा। क्वेश्चन नंबर 38, अ पर्सन हु लेज टू मच स्ट्रेस ऑन बुकिश लर्निंग। टू मच स्ट्रेस, टू के नीचे माइनस लगा दो, ठीक, यानी लर्निंग, थियोरिटिकल लर्निंग के ऊपर कुछ ज़्यादा ही विश्वास करने वाला है, ठीक, ज्ञान का दिखावा बखान करने वाला और अपने ज्ञान पर इतराने वाला हम कह सकते हैं, ठीक। तो पहला कहता है परवर्ट। अरे भैया परवर्ट का मतलब तो कि बहुत ही डर्टी, गंदी सोच वाला व्यक्ति, डर्टी माइंड, फिल्दी माइंड, ठीक। मैं आपको लिखा देता हूँ, देखिए फटाफट में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर हम किसी को हम करें कि वो परवर्ट है, तो उसका मतलब वो बहुत ही डर्टी माइंड, वो बहुत ही
फिल्दी माइंड और बहुत ही विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है, यानी बहुत ही गंदी सोच वाला व्यक्ति है। ठीक, परवर्ट बोलते हैं। चलिए, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। ये कह रहा है कि वो पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है, वो विकृत सोच की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है पेडेंट, ओ छद्म ज्ञानी, अर्धज्ञानी, ज्ञान का बखान। पेडेंट का मतलब हो जाता है ज्ञान का दिखावा। ठीक, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार आता है। अर्धज्ञानी, ज्ञान का दिखावा, शो ऑफ नॉलेज, नेगेटिव सेंस में। शो का मतलब नेगेटिव सेंस में, अपने ज्ञान का जरूरत से ज्यादा बखान, दिखावा करने वाला। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं साथियों। फिलोसोफर का मतलब हो गया भाई दार्शनिक, और स्कॉलर का मतलब हो गया विद्वान। लेकिन ऊपर क्योंकि सेंस नेगेटिव है, टू मच स्ट्रेस, बुकिश लर्निंग पे कुछ ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा ही दिखावा और शो करने वाला या उसको समझाने वाला है। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया भैया, आंसर नंबर 2, पेडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बार बार एग्जामिनेशन में आता है। फिर आ गया पोस्टपोनमेंट और डिले परमिटेड इन द सफरिंग ऑफ अ पेनाल्टी और द डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन। डिले परमिटेड, वह देरी जो परमिट की गई है, जो अलाउ की गई है, इन द सफरिंग ऑफ अ पेनाल्टी और डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया जो कार्य आपको करना ही करना है, बाध्यता। अच्छा, तो ये कह रहा है कि आपके ऊपर, किसी के ऊपर सपोज कोई शुल्क या पेनाल्टी या दंड लगाया गया है, तो उसमें किसी प्रकार का पोस्टपोनमेंट, देरी या डिले, या उस प्रोसेस को आगे बढ़ा देना। यानी इसका मतलब हो गया किसी के शुल्क में को माफ कर देना या कम कर देना, या उसमें कुछ समय, कुछ ढील दे देना। रिस्पाइट, अरे यार इसका मतलब ही राहत होता है। रिस्पाइट का मतलब रिलीफ, RELIEF, राहत। ठीक, स्पाइट मैं लिख देता हूं चारों वर्ड को, या पहले आपको वो लिखा दूं, मैं सोच रहा हूं। रिस्पाइट है ना, रिस्पाइट का मतलब हो गया रिलीफ, छूट, हिंदी में बोलते हैं छूट, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेविटी। लेविटी बनता है लीव से, लीव प्लस ITY। ठीक, लीव का मतलब छोड़ना, छोड़ने की अवस्था, छूट। ठीक, रिलीफ, लेविटी, ये वर्ड आपने सुना होगा, है ना। लिख देना सब एक साथ साथियों, ये एक साथ कहीं नहीं मिलने वाला, बस मेरे अलावा। ठीक है, इसलिए तुम्हारी भलाई है कि इसको जितनी जल्दी नोट कर लो। एग्जेम्पशन, मीनिंग वही, राहत, छूट। और एक और लिख दो लाला, रिबेट, सुना होगा, टैक्स रिबेट। ये सारे वर्ड टैक्स रिलेट करने, टैक्स रिस्पाइट, टैक्स में छूट, टैक्स रिलीफ, टैक्स में राहत, कर में राहत, टैक्स लेविटी, टैक्स में छूट मिलने की अवस्था, टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स में छूट, टैक्स रिबेट, टैक्स में छूट मिलना। स्पाइट का मतलब हो जाता है घृणा, द्वेष, यानी हेट्रेड, HATRET, स्पाइट। स्प्लर्ज, वेस्ट, इसके दो वर्ड मेरे को याद आ गए, स्प्लर्ज, स्प्लर्ज, स्क्वेंडर, है ना। स्क्वेंडर, और यहाँ क्या लिखा है, स्प्लर्ज, और यहाँ भी क्या लिखा है, वेस्ट। हाँ ठीक, पैसे को बर्बाद करना। ठीक, और स्काउर्ज भी एक SSC में बार बार आने वाला वर्ड है भैया। स्काउर्ज का मतलब आता है कोई बहुत बड़ा मुसीबत, सरदर्द, न्यूसेंस। क्या बताएं, ये तो एक कलंक है। ठीक, मुसीबत। ठीक, ठीक है, स्काउर्ज। और 40 कहता है डिविएशन,
डेविएट, वाया का मतलब रास्ता और डी का मतलब रास्ते से भटकना। डेविएशन देखिए किस वर्ड से मिलकर बन रहा है, देखिए जल्दी से, भूलेगा नहीं फिर आपको ना ये वर्ड, डी प्लस वाया प्लस TION। आप ट्रेन से जाते होंगे तो वो अक्सर चिल्लाया करते हैं वहाँ से कि वाया लखनऊ, ठीक, ये फलानी एक्सप्रेस वाया कानपुर, ठीक, वाया का मतलब के रास्ते, यही तो बोलते हो, के रास्ते कानपुर जाने वाली, डी का मतलब गलत, नेगेटिव के रास्ते प्रक्रिया, लो भाई नेगेटिव, डी का मतलब ये रास्ता है और डी का मतलब है गलत रास्ते, गलत रास्ते पे जाने की प्रक्रिया भटकाव, ठीक। तो डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, सही पाठ्यक्रम सही दिशा से भटकाव। तो इमेजिनेशन कल्पना, एमैलगेमेशन यानी मिक्सचर जोड़ना, ठीक, ठीक है। वीडियो रुक रुक के देखना, आधे आधे घंटे करके देखो, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग का लगभग 1 घंटा सवा घंटा हो गया, बस 10 मिनट और 5 मिनट बचा। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेट यानी ल्यूमिन से बहुत सारे वर्ड भैया अभी नहीं लिखा पाऊंगा। ल्यूमिन का मतलब आता है प्रकाश, लाइट, और इल्यूमिनेशन का मतलब आता है प्रकाश फैलाने की प्रक्रिया, यानी खूब लाइट वगैरह करना। और एबरेशन, एबरेशन देखिए, इसको थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 3-4 वर्ड बताऊंगा, अदरवाइज मेरे पास तो बहुत सारे हैं। देखिए एर से बनता है, एर का मतलब जाता है एरर, ये स्वयं में 2 वर्ड हो गए, एक एर हो गया, एक ये वर्ब है गलती करना, ये नाउन है गलती। नंबर 3 इससे बन जाता है एरोनस, ठीक, यानी गलती करने, OUS वाला। और नंबर 4 बस 4 ही लूंगा, एवरेशन यानी गलती करने की प्रक्रिया, ठीक, गलत रास्ते में जाने की प्रक्रिया, गलती करने की प्रक्रिया, ठीक, भटकाव। आंसर आ गया, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41 से 45 पे आए थे साथियों, और इस बार जो क्वेश्चन आपके सामने हैं वो ये कह रहा है इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक, फटाफट देखते हैं। पानी पी रहा था। ही लाइक्स टू ड्राइव हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स ईच आवर। अब यार ये तो सब लोग जानते हैं कि भाई आई ड्राइव माई कार एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर, या पर आवर नहीं है उसमें, तो 80 किलोमीटर्स एन आवर, 1 घंटे में 80 किलोमीटर। ये ईच आवर क्या होता है, ठीक, तो हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 2, एन आवर। आवर के पहले ए नहीं एन लगता है, क्योंकि आवर में एच का प्रोनाउंसिएशन ना होके आ का होता, आवर। 42, हिज आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट हिज ओपोनेंट, अपने विरोधी के खिलाफ उसकी बहस या उसके जो तर्क थे। ड्यूली ब्रॉट जियर्स, जियर का मतलब है किसी पर हंसना, किसी का मजाक बनाना, ठीक, फ्रॉम द क्राउड। अच्छा, क्राउड ने उस बात को बहुत ही खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया या उसके ऊपर हंसे। तो हिज आर्ग्यूमेंट, किसी के आर्ग्यूमेंट के ऊपर तो जनरली हम लोग नहीं हंसते हैं, या जियर का मतलब हो गया उसको चिढ़ाना या उसके ऊपर उसके लिए कुछ कहना कि ये क्या बोल रहे हैं, देखिए ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में आता है। तो देखते हैं क्या आ सकता है। ए इन्वेक्टिव का मतलब हो जाता है अपशब्द, ठीक, यानी हम लोग कह सकते हैं एब्यूज, गाली गलौज, ठीक, प्रोफेनिटी ना, देखिए एब्यूज गाली गलौज, और इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोफेनिटी, और यही है इन्वेक्टिव यानी गाली गलौज। तो
ये आंसर हमारा हो सकता है भाई, उसने अपने विरोधी को गाली दी और जिसकी वजह से क्राउड ने कहा कि अरे अरे देखो ये किस प्रकार का आदमी क्या कह रहा है, जीयर यानी उसका मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई और उसके बारे में उन्होंने भी उल्टा सीधा कहा, हो सकता है। हिज प्रेज, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, प्रेज कट गया, ऊपर जीयर के नीचे माइनस लगेगा ना तो प्रेज कट गया, और हिज कंट्रोवर्सी, उसका विवाद। तो बेस्ट आंसर आ गया हमारा आंसर नंबर 1। ठीक, उसने अपने विरोधी को गाली दी तो क्राउड ने उसके ऊपर उसका मजाक उड़ाया या उसको जीयर किया, यानी उसको अपशब्द बोले या उसके ऊपर चीखे चिल्लाए। 43, डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन डिपार्ट्स। डू यू नो द टाइम, क्या तुम वह समय जानते हो, व्हेन, जब, द ट्रेन डिपार्ट्स, व्हेन के नीचे लिखो जब, जब ट्रेन चली जाए। विच का मतलब हो गया जो, बाय का मतलब हो गया के द्वारा, और दैट का मतलब भी हो गया जो। तो अब यहां बताइए क्या आएगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कई बार, ठीक, ये 2 वर्ड देखिए, ठीक, इन 2 को याद रखिएगा भी, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से 2? ठीक, टाइम अगर कहीं मेंशन्ड है तो उसके बाद में व्हेन आना चाहिए। ठीक, द डे व्हेन आई मेट यू, ठीक, या द टाइम व्हेन आई मेट यू, वह समय या वह दिन जब मैं तुमसे मिला था। और अगर प्लेस है तो वेयर आ जाएगा, दिल्ली वेयर आई मेट यू, दिल्ली जहां मैं तुमसे मिला था। इसका मतलब होता है जब, और इसका मतलब हो गया जहां, ये व्हेन और वेयर के मतलब। तो बेस्ट आंसर साथियों क्या आ जाएगा, डू यू नो द टाइम, द टाइम को अंडरलाइन करो, क्या तुम्हें याद है वो समय, और समय के लिए आ गया व्हेन, जब, उस समय जब द ट्रेन डिपार्ट्स, जब ट्रेन जाती है। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया, बेस्ट आंसर आ गया आंसर नंबर 4, नो इंप्रूवमेंट, बाकी कोई मैच ही नहीं कर रहा है, जो का कोई सेंस नहीं आ रहा है, के द्वारा का कोई सेंस नहीं है। आई एम स्टेइंग विद सम फ्रेंड्स, 44, आई एम स्टेइंग विद सम फ्रेंड्स हु आर ओनिंग अ फार्म, मैं कुछ मित्रों के साथ में रह रहा हूं जो एक फार्म के मालिक बन रहे हैं या फार्म के मालिक हैं। ठीक, ये देखिए ना, ये देखो, आई एम ओनिंग अ हाउस, मैं एक हाउस का मालिक बन रहा हूं। अरे मैं एक मकान का मालिक बन रहा हूं या मैं एक मकान का मालिक हूं। ठीक, तो बन रहा हूं यहां आईएनजी का कोई सेंस नहीं होता, इसको होना चाहिए आई ओन। ठीक, V1, आई ओन अ हाउस, मैं एक मकान का मालिक हूं, न कि बन रहा हूं। ठीक, मैं एक मकान ओन कर रहा हूं, मैं एक गाड़ी का मालिक बन रहा हूं, नहीं भाई, मैं एक मकान का मालिक हूं, मैं एक गाड़ी का मालिक हूं, मैं एक फार्म का मालिक हूं। तो इसका होना चाहिए, अब अच्छा सॉरी करेक्शन है तो नीचे देख लेते हैं क्या हो सकता है। ओ सीधा सीधा 2 नंबर आ गया, आई एम स्टेइंग विद सम फ्रेंड्स हु ओन अ फार्म, जो ओन करते हैं, जो मालिक हैं एक फार्म के, हु ओन अ फार्म, जो मालिक हैं एक फार्म के। तो हमारा आंसर आ गया आंसर नंबर 2, एन ओल्ड फ्रेंड मे आई गिव यू एन एडवाइस। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एसएससी में कई बार आ चुका है। इसको देखिए, ये सही है अपने आप में, लेकिन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आया हुआ है, तो क्या इसको बेटर किया जा सकता है, आइए देखते हैं। ये कह रहा है माई फ्रेंड, ठीक, मेरे मित्र, एन ओल्ड फ्रेंड, मेरे पुराने दोस्त, मे आई गिव यू एन एडवाइस, क्या मैं तुमको एक सुझाव दे सकता हूँ। अब आप बताइए कौन सा सही रहेगा, क्या मैं तुमको एक सुझाव दे सकता हूँ या मैं तुमको कुछ सुझाव दे सकता हूँ। हिंदी में भी हम लोग ये बोलते हैं, मैं तुमको एक सुझाव देना चाहता हूँ नहीं बोलते हैं, मैं तुम्हें कुछ सुझाव देना
चाहता हूँ। भले ही वो एक होगा, लेकिन कहेगा मैं तुमको, या तो कहेगा सुझाव देना चाहता हूँ, या कहेगा मैं तुम्हें कुछ सलाह या कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। ठीक, तो इसमें कुछ की इंग्लिश हो गई सम। इसमें कभी भी ए या एन नहीं लगेगा। ठीक, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा एन ओल्ड फ्रेंड मे आई गिव यू वन, वे आई गिव यू सम एडवाइस। ठीक, मेरे पुराने दोस्त, क्या मैं तुमको कुछ सलाह दूं, कुछ सुझाव दूं। आंसर आ गया, आंसर नंबर 1। ठीक, और 46 से 50 देख लेते हैं साथियों। द अलास्कन पाइपलाइन एंड्स, तो एंड्स तो सेकेंड लाइन में लिखा हुआ, देखिए आप अंडरलाइन करेंगे इसमें, पाइपलाइन एंड्स को अंडरलाइन कर दो। देखिए कैसे पकड़ना है ना, वो बस 2 मिनट समझ लो, खत्म हो रहा। तो द अलास्कन पाइपलाइन एंड्स, तो एंड्स हमने पकड़ लिया कि पाइपलाइन एंड कहाँ होती है, सेकेंड लाइन में लिखा है एंडिंग एट अ रिमोट आइस फ्री सी पोर्ट विलेज नियरली 800 माइल्स। आंसर आ गया, आंसर नंबर 2, एट अ सी पोर्ट विलेज। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द अलास्कन पाइपलाइन। अंडरलाइन करेंगे, कैपेसिटी को अंडरलाइन कर दीजिए। अब कैपेसिटी हमने देखा तो ये आ गया, ओ 5वीं लाइन में देखिए, द पाइप इज 4 मीटर इन डायमीटर, 4 फीट इन डायमीटर एंड अप टू 2 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल कैन बी पम्प्ड थ्रू इट डेली। 2 मिलियन बैरल्स तो है नहीं, या 84 मिलियन गैलन्स, 84 मिलियन, आंसर तीसरा आ गया। 48, व्हाट आर बेंड्स, तो बेंड्स को अंडरलाइन कर दे और सीधा सीधा लिखा है एच शेप्ड स्टील रैक्स। आंसर आ गया, आंसर नंबर 4। बेंड्स कहाँ लिखा है, उसी के आगे ऊपर से चौथी लाइन, ऊपर से चौथी पांचवी छठी लाइन में बेंड्स साफ साफ लिखा है। 49, हाउ वॉज द फंड फॉर पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन जनरेटेड। इस बार क्या अंडरलाइन करेंगे, फंड फॉर पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन आखिर कहाँ लिखा है, फंड फॉर पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन फंड्स, ये अच्छा, फंड डायरेक्ट नहीं लिखा, मनी का बात दिखा हुआ। सो नीचे से चौथी लाइन देखो, सो 8 मेजर ऑयल कंपनीज फॉर्म्ड अ कंसोर्टियम इन ऑर्डर टू शेयर द कॉस्ट्स। 8 कंपनियों, कंसोर्टियम का मतलब जुड़ गए। ठीक, कंसोर्टियम का मतलब हो गया एक ग्रुप। तो आंसर नंबर 1 आ गया। और 50, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रॉब्लम्स फेस्ड विद वाइल कंस्ट्रक्टिंग द पाइपलाइन। अच्छा, इस बार अंडरलाइन करेंगे, प्रॉब्लम्स फेस्ड, उल्टा कह रहा है, नॉट प्रॉब्लम्स फेस्ड। तो पहले प्रॉब्लम्स पढ़े तभी तो नॉट वाला निकाल पाएंगे। देखिए क्या प्रॉब्लम आई थी साथियों, ओ आखिरी 2 लाइन में लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइमेट, दूसरा सप्लाई शॉर्टेज पहला कट गया, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन चौथा कट गया, कॉमा लेबर डिसएग्रीमेंट, ये तो नहीं लिखा है इसमें, ट्रेकरस टेरेन दूसरा कट गया, पहला कट गया, दूसरा कट गया, चौथा कट गया। ये तीनों तो प्रॉब्लम्स थी, तो कौन सी बची, कौन सी प्रॉब्लम नहीं आई, आंसर नंबर 3 आ गया, लैक ऑफ फंड्स। तो लिखा ही है कि 8 कंपनी ने ऑलरेडी फंड बना दिया था। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार साथियों ये हम लोग का एसटी पूरा समाप्त होता है। मैंने जल्दी से जल्दी लेकिन बेस्ट तरीके से कराने की कोशिश की ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी की सारी कवर हो जाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा और ठीक लगा होगा, काफ़ी कुछ गेन हुआ होगा। मैं इसका डबल भी कर सकता था, ठीक, जैसे मैं पहले करता आया। 25 क्वेश्चन को मैंने 2-2 घंटे में बताया। आपको ऐसा लगा कि शायद वो 2 घंटे में क्यों बताया, अरे भैया ये देख लो कि क्या उसमें मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि नहीं बताई। देखिए आप ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि इस YouTube चैनल से मुझे कुछ गेन हो रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक, वो अलग टीचर हैं जो YouTube चैनल में सालों से चल रहे हैं और उन्होंने अपने इतने आवर्स बढ़ा दिए कि उनको आवर्स के हिसाब से YouTube वाले अपने पास बुलाते हैं या कहते हैं कि आप आवर्स बढ़ाइए। हमको आवर्स नहीं देखते, मुझे तो आपको तैयार कराना है। ठीक है, इतने पे कोई आवर्स की कोई वैल्यू नहीं होती जो आप जिस हिसाब से सोच रहे हो, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो। ठीक, तो मेरी कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ठीक मैं आपको दे पाऊँ, ठीक,
तो एक एसटी में मैं 2-2 घंटे का डिस्कशन यानी सारे इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस वो कैब कवर करा रहा था, ठीक। लेकिन इस बार मैंने इसको फटाफट किया है, ठीक। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ तो कवर करा दी है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कराई हैं, क्योंकि वो हम लोग क्लास में या कहीं ना कहीं आगे पीछे कर ही लेंगे, ठीक है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और पसंद आए तो ज़रूर इसको लिख दीजिएगा, ताकि फिर आगे मैं इससे डिस्कशन करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।